हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद आप सब मस्त होंगे, पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। हम भी आपको पढ़ाने में मस्त हैं और व्यस्त हैं। ठीक है, कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? आई होप सब अच्छा चल रहा है। पढ़ाई हुआ समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। देखो आपके लिए आपको समझ में आएगा, आपके कॉन्सेप्ट बढ़ेंगे तो फिर क्या आपका नॉलेज बढ़ेगा। अच्छी बात है। चलो हमने आप सभी का पहले तो स्वागत है आपके अपने इस कॉन्सेप्ट एजुकेशन हब के कॉन्सेप्चुअल एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आपको अभी फिलहाल 10वीं 11वीं 12वीं का बैच चल रहा है। बहुत जल्द आगे की क्लास यानी 8वीं 9वीं क्लास का भी मिल जाएगा। पहले हम जैसे अभी अपना ये जो बैच चल रहा है वो 10वीं क्लास का चल रहा है और उसमें हमने 4th एक्सरसाइज से स्टार्ट किया है। फिर हम 5 6 7 ऐसे बढ़ते रहेंगे। थर्ड की भी करेंगे, सेकंड भी करेंगे, 1 भी करेंगे। ठीक है ना, टेंशन मत लो, सारा का सारा सिलेबस हम पूरा करेंगे, वो भी हर एक प्रश्न के साथ। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट देखो, स्टूडेंट लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डाउट। अब आप कहोगे सर डाउट इंपॉर्टेंट कैसे है? टीचर और स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। नहीं बेटा, टीचर भी एक खुद स्टूडेंट है। ठीक है, मैं आपको सिखाता हूं तो रोज आपसे कुछ ना कुछ सीख के जाता हूं। अगर आपको पढ़ते वक्त डाउट आएगा, इसका मतलब कि आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो। नहीं आए तो उसका मतलब आपको वैसे ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, सारे सवाल हो गए। लेकिन आपको अगर कोई डाउट आए तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। या फिर आपको अपने वीडियोस में कुछ भी आपको जैसे कुछ भी ऐसा लगे कि सर ये इस तरह से इम्प्रूवनेस करो, इस तरह से सुधार करो, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो। ठीक है, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं आप। ठीक है ना, हम पढ़ रहे हैं अब तक आपने क्या सीखा, मतलब अब तक आपने क्या पढ़ा। हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। क्या पढ़ रहे हैं? द्विघात समीकरण। द्विघात यानी दो घात, ऐसी समीकरण अक्ष की जिसमें अक्ष के ऊपर सबसे बड़ी घात कितनी हो? 2। तो बेटा मैंने आपको बोर्ड पे कुछ ऐसे इसको समझाने की कोशिश की है। ठीक है बच्चा पार्टी, देखो मैंने लिखा है अब तक आपने क्या सीखा। तो हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने सीखा, जब हम इसका पहला चैप्टर पहली क्लास लेके आए थे ना इसमें, तब ये था द्विघात दिखने में कैसा होता है। माने कि आपको जैसे मैं बोल दूं कि गुजरात में जैसे सोमेश्वर मंदिर है, तो मैं आपको पढ़ाई करा दूं सोमेश्वर मंदिर ऐसे है, वो ऐसे है, लेकिन अगर मैं आपको उसकी फोटो दिखाऊं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए ना कि हाँ सोमेश्वर मंदिर कुछ ऐसा होता है। तो हमने द्विघात समीकरण हमने पूरी पढ़ाई की, लेकिन वो दिखने में कैसा होता है सबसे पहले हमने यही जाना था। वो बच्चा पार्टी ऐसा होता है, आपने पढ़ा भी हो, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां पे x² का गुणांक कौन होता है? a, अक्ष का गुणांक b और बिना अक्ष के अचर पद c। आपने पढ़ा था ना, ये 4.1 में भी काम आया, 4.2 में भी काम आया, आज हम 4.3 पढ़ेंगे तो उसमें भी काम आएगा। ठीक है ना, और मैं पहले दिन से एबीसी की पहचान आपको करवाने सिखा रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे क्या लिखा मैंने, मूल शून्यंक हल क्या है, ये मैंने आपको सिखा दिया है कि शून्यंक किन्हें बोलते हैं, जीरो किसे बोला जाता है, मूल किसे बोलते हैं, हल किसे बोलते हैं। ठीक है ना, ये जो द्विघात समीकरण होती है ना, इसमें अपन को ए का मान पता होता है, बी का भी पता होता है, सी का भी पता होता है। इकलौता अक्ष ऐसा है जिसका मान हमें पता नहीं है। तब हम क्या करेंगे, हमें इस अक्ष का मान बताना पड़ेगा। तो बेटा ये जो अक्ष का मान है ना बच्चा, अक्ष का मान वो ही हमारा मूल है, शून्यंक है, हल है। क्योंकि हमें इस ऐसा अक्ष ढूंढना है, ये मार्केट में बहुत सारे अक्ष पड़े हैं, लेकिन हमें तो वो एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो यहाँ पे रखेंगे और रखने से बराबर में कितना आएगा? 0। अब रखने से शून्य आ रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? शून्यंक। तो ये भी हमने सुना था, यानी अक्ष का मान, मूल यानी अक्ष का मान। अब आप ही कहोगे सर चलो ठीक है अक्ष का मान हमने निकाल लेंगे, लेकिन कौन सी विधि लगाए, क्या करें हम? तो हम द्विघात समीकरण को क्या करना चाहते हैं? हल करना चाहते हैं। और हल करना किस में सीखा था? 4.2 यानी आपने सेकेंड या थर्ड क्लास में हमने इसको सीखा था। अब देखो सेकेंड क्लास में सीखा था और थर्ड में भी इसी को सीखा था। कौन सी विधि लगाई थी हमने? गुणनखंड विधि, याद है क्या? ए बी सी, बीच वाली सड़क ऐसी की ऐसी, आरली बारली को कर दो बच्चा पार्टी गुणा, ये जोड़ने पर और ये गुणा करने पर, दो बनाए थे जोड़े और वो बीच वाली संख्या को नानी के घर भेजा था, याद है ना इसको, और इसके जगह वो जोड़े पेयर लगाए थे और दो जोड़े बना के उसमें से कॉमन निकाले थे।
लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, कोई बच्चा नया जुड़ा है वो लास्ट क्लास में देख के फिर आगे बढ़े, तभी तो समझ में आएगा ना बच्चा, वरना समझ में कैसे आएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ हमने सीखा था। अच्छा, गुणनखंड विधि से कितने गुणनखंड होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं। कितने? 2। और दोनों ही गुणनखंड से एक एक हल मिला था अपन को। कितना हल मिला था? एक एक हल। तो बच्चा पार्टी द्विघात समीकरण में कितनी घात होती है? 2 घात होती है। कितनी घात? 2 घात। और जितनी घात होंगे उतने ही क्या होंगे? हल होंगे। तो 2 घात है तो 2 हल। अगर 3 घात होता तो कितने हल होते? 3 हल होते। 4 घात होता तो 4 हल। तो ये देखो, ये पहली विधि हमने पढ़ी है, कौन सी? गुणनखंड विधि। तो आज का जो अपना पढ़ाई का जो टॉपिक है, आज हम क्या सीखेंगे वो यहाँ पे है बेटा। क्या पे? यहाँ पे। तो आज हम सीखेंगे मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, नेचर, देयर रूट्स, यानी रूट यानी मान, हल, शून्य, एक ही बात है। इन सब की प्रकृति। अब आप कहोगे सर ये प्रकृति क्या है, ये प्रकृति क्या है? तो भैया जी हम मूलों की प्रकृति सीखेंगे। ठीक है, अब देखो विविक्त कर क्या है वो भी सीखेंगे, द्विघाती सूत्र क्या होता है वो भी सीखेंगे। ठीक है, अब देखो आई होप कि मैं आज जो सिखाऊंगा वो आपको अलग हो गया, अब तक जो सीखा वो भी आपको समझ में आ गया है। इसके सवाल आप पीछे की क्लास में देख सकते हो। अब ये वाला हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं इसको मिटा रहा हूं, फिर हम नया स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार इसकी जरूरत पड़ी तो पड़ी क्यों, हम इसको क्यों पढ़ते हैं, इसको क्यों पढ़ते हैं, इसको क्यों पढ़ते हैं। चलो क्यों का रीजन मिल गया तो फिर पढ़ना पड़ेगा, तो वो पढ़ाई कैसे करेंगे वो भी हम करेंगे। ठीक है ना, चलो इनको हम मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो हेलो बच्चा पार्टी, अभी मेरी बात सुनो, आपसे मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा। ठीक है ना, आप मुझे हाँ एक बात और, होमवर्क की कॉपी डाल लो सारे, एक कॉपी अपने अलग डाल लो, उसके ऊपर ही ऊपर लिखो कॉन्सेप्ट एजुकेशन हब। ठीक है ना, साइड में आप अपने टीचर यानी मेरा नाम भी लिख सकते हो और अपना नाम लिख लो। ठीक है, और स्टार्ट करो, सब कुछ लिखना स्टार्ट करो। जब तक एग्जाम आएगा तब तक आपको मान के चलो आपने बहुत बढ़िया अगर लिखा होगा तो उसको रिवाइज करने में आसानी होगी। वैसे रिवाइज आप वापस देख सकते हो, लेकिन अच्छा रहेगा होमवर्क से आप रिवाइज करो, वो ज़्यादा बेटर रहता है बच्चा, वो दिमाग में ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है ना, आगे देखो, तो हमारा सबसे पहले टॉपिक है मूलों की प्रकृति। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछ रहा था, बताओ इसका वैल्यू कितना होगा? बताओ वर्गमूल 16 का मान कितना होता है? बताओ। अब आप कहोगे सर वर्गमूल 16, वर्गमूल 16 तो 4 होता है। कितना होता है? 4। चलो ठीक है, 4 होता है, मानी बात। ठीक है, क्यों होता है 4? क्योंकि सर इसका मतलब ये है कि 16 के ऊपर आधी घात है। भाई वर्गमूल का मतलब क्या होता है? देखो बहुत सारे बच्चों को वर्गमूल का पता ही नहीं है। देखो हो जाता है, कोई बात नहीं, अपन सीखो बच्चा लोग। वर्गमूल का मतलब होता है घात आधी। घात आधी कितनी? आधी। तो इसके ऊपर घात कितनी हो गई? आधी हो गई। और आधी घात करना है तो देखो 16 को अंदर अंदर क्या लिखेंगे? 4 गुणा 4 लिखेंगे, आधी घात। 4 को कितनी घात लिखा? 2, और उसकी आधी, 2 से 2 कट गया, कितना आया? 4। ये देखो आ गया ना 4। तो ये होता है बच्चों पूरा प्रोसेस 4 आने का। खैर लेकिन आपको तो डायरेक्ट आता है कि 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। तो ये तो चलो मैंने समझाने के लिए बताया था, आखिर वर्गमूल होता क्या है। तो 16 का वर्गमूल हो गया 4। अब मैं यही सवाल आपसे यहां से पूछ लूं तो मुझे बताओ, x बराबर 16 है, अब बताओ बच्चा इसका वैल्यू क्या होगा? बताओ बताओ क्या होगा? x बराबर वर्गमूल 16 क्या आएगा? 4 आएगा, है ना। काफी बच्चों ने 4 का है, चलो ठीक है 4 आएगा। तो देखते हैं, आपने क्या किया, इसका स्क्वायर करो। इसका क्या करो? स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब वर्ग करो, वर्ग करने पर, चलो करो। इसका वर्ग करें तो x स्क्वायर, वर्गमूल का वर्ग हट जाता है, वर्ग करने पर 16 का वर्गमूल हट गया, x पे लग गया वर्ग, पक्षांतरण कर दो, -16 बराबर कुछ नहीं बचा तो 0। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है क्या? आपको नहीं दिखा होगा, मैं बताता हूँ। यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिख सकते हो 16, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी। काफी बच्चों को ये सर्वसमीका याद नहीं है, टेंशन मत लो, जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा मैं सर्वसमीका की एक अलग से क्लास डाल दूंगा छोटी सी,
उसमें जितनी भी सर्वसमीकाएं हैं वो सारी सिखा दूंगा आपको, ठीक है ना। ये देखो, तो ये लगाओ यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी बराबर में 0। तो बच्चा पार्टी यहां से x का वैल्यू कितना आया -4 और यहां से 4। अब आप कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, मतलब ये है बच्चा, अगर आपको गणित में ओनली वर्गमूल 16 पूछे ना तो उसका आंसर कितना है 4, लेकिन वही वर्गमूल 16 x के बराबर चल रहा हो, यानी पीछे कोई वेरिएबल संख्या हो, कोई चर संख्या हो, x y z a b c p q r s t u v w x y z कुछ भी हो और उसके आगे संख्या का वर्गमूल है तो उसके वैल्यू हमेशा प्लस माइनस में आएंगे। किस में आएंगे, प्लस माइनस में। तो देखो मैं आपको लिख के देता हूं, इसका वैल्यू आएगा +-4। बात समझ में आई। पहले तो ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बोले सर समझ में आ गया। आ गया, इसको वापस देख लो, वीडियो को पॉज कर लिया करो बच्चों। 10वीं क्लास में हो आप, पढ़ते हो, कभी कुछ बच्चों को पता नहीं होता है, मैं ऐसे साइड में होता हूं तब वीडियो को पॉज करके इसको वापस देख लिया करो, नोट कर लिया करो या फिर स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है। बच्चा पार्टी अभी आपसे मैंने पूछा था, अब इसका वैल्यू बताओ क्या होगा, x बराबर वर्गमूल का 25। बताओ x का मान कितना आएगा, आप कहोगे सर 5, थप्पड़ लगेगा, 5 नहीं आएगा। 25 का वर्गमूल होता है 5 तो होता है, लेकिन x के बराबर है तो +-5, ठीक है ना। अच्छा ये पता है आपको ये एक द्विघात समीकरण ही है, वैसे देखा जाए तो ये एक द्विघात समीकरण ही है, क्योंकि वर्ग करोगे तो x की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अच्छा x बराबर वर्गमूल 36 कितना आएगा बताओ। वेरी गुड, क्या बात है, इस बार तो सवाल का जवाब बहुत ही लाउडली आया है। x का मान +-6, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब आपसे मैं कुछ और पूछना चाहता हूं, बताओगे ना, ठीक है बताना भाई। एक्साइटेड हो गए सारे के सारे, हाँ ठीक है, जोश में है भाई सारे बच्चे। चलो बताओ, वर्गमूल में -36 का मान क्या होगा, बताओ। देखिए देखते हैं आपको कितना नॉलेज है इनके बारे में। बताओ -36 का आंसर क्या होगा, 6। कौन बोल रहा है 6, अच्छा कई -6 भी बोल रहे हैं, ये -6 कौन बोल रहे हैं भाई। देखो देखो बच्चा, ये आपका गलत है। देखो न तो इसका आंसर 6 न इसका -6, कैसे मैं बताता हूं। पहली बात तो वर्गमूल के अंदर माइनस अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं है। गणित में वास्तविक ऐसी कोई भी संख्या नहीं होती है जिसके अंदर क्या हो जाए, वर्गमूल में माइनस हो जाए। देखो बच्चा पार्टी, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, गणित में एक तो कभी भी कुछ भी हो नीचे 0 नहीं आ सकता, बट्टा में 0 नहीं आ सकता। अगर कहीं बट्टा में 0 आ रहा है तो वो सवाल गलत है। बट्टा में क्या नहीं आ सकता, 0। एक गणित में कभी भी वर्गमूल में क्या नहीं आ सकता, -13 -14, यानी माइनस नहीं आ सकता। वर्गमूल में दो चीजें कभी नहीं आती, बट्टा में 0 और वर्गमूल में माइनस। हाँ, वर्गमूल में माइनस वास्तविक संख्याओं के लिए कभी नहीं आती है। कौन सी संख्याओं के लिए, वास्तविक। अब देखो बेटा, जब वास्तव में कोई संख्या नहीं होगी तो फिर किस में होगी, सही कहा, एक बच्चे ने कहा सर वास्तविक में नहीं, वो कल्पनाओं में होगी फिर। हाँ तो वो सही पकड़ा है, वो काल्पनिक संख्या होगी। वो कौन सी संख्या होगी, काल्पनिक, उसकी पढ़ाई हम अलग करेंगे। तो यानी वर्गमूल में क्या नहीं होगा, माइनस कभी नहीं होगा, वर्गमूल में माइनस कभी नहीं होगा, उसका कोई भी आंसर नहीं। यहाँ पे क्या कह दोगे, भाया तू तेरो गेलो नाप, इको कोई उत्तर को नहीं है, बागजाट से चलो घर चलो। समझ में आ गयो नहीं, शाबाश। बताओ तो फिर 49 को आंसर कितना हुआ है, कह दोगा सर 7 हुआ है। और वही सवाल था ना, मैं यहाँ पूछ लो ना, -49 तो थे, क्या कहोगा, किसो मजाक करो यारो थे, माइनस में कदे वर्गमूल निकले होगे, माइनस को कोई वर्गमूल कौन नहीं निकला, ठीक है ना, शाबाश। तो बच्चों बताओ मेरे को, क्या इसका वर्गमूल निकलेगा -100, बताओ क्या इसका वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। यानी वर्गमूल के अंदर क्या नहीं हो सकता, माइनस नहीं हो सकता। चलो नोट करो इस पॉइंट को, इस पॉइंट को नोट करो, लिखो यहाँ पे एक ऐसे पॉइंट बनाओ और लिखो, लिखो मेरे साथ, वर्गमूल के अंदर, वर्गमूल के अंदर कभी भी
ऋणात्मक चिन्ह नहीं आ सकता। क्या नहीं आ सकता? ठीक है, वास्तविक संख्याओं की, काल्पनिक संख्याओं में आ सकता है। आप कहोगे सर ये काल्पनिक वाल्पनिक क्या आ गया? देखो बेटा ये 11वीं कक्षा में आएगा, कल्पना वाली संख्या। हाँ, काल्पनिक जैसे कहानियां कल्पना करते हैं ना, वैसे काल्पनिक संख्या भी होती है, वो बाद में पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या में कुल मिला के आपके लेवल की बात यह है कि वर्गमूल में कभी भी माइनस नहीं आना चाहिए। नो एंट्री, गेट आउट, गेट लॉस्ट, भाग जाओ यहां से। माइनस आ जाए तो भगा दो उसको। तो देखो बच्चा, जब माइनस नहीं आ सकता तो बताओ उसका कोई हल निकलेगा क्या? उसका कोई हल नहीं होगा। क्या लिखेंगे? अगर आ जाए तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो ये है बच्चा पार्टी, वर्गमूल के अंदर माइनस आने पर क्या हो जाता है। इसमें वर्गमूल के अंदर माइनस आने से, जैसे -16 है तो ये माइनस आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो माइनस की क्या है? नो एंट्री, नो एंट्री, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आप लिखो, फिर इसको मिटाते हैं और आज के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। आप कहोगे सर आज का कॉन्सेप्ट इतना लेट क्यों आ रहा है? बेटा हमारा एक भी कदम है ना, वो बहुत सोच समझ के उठाते हैं कि ये पढ़ाने से पहले ये पढ़ाना क्यों जरूरी है। अभी आपको पता चलने वाला है। इसको लिखो, चलो लिखो इसको। देखो बच्चों, अब हमारा पहला टॉपिक है मूलों की प्रकृति बताइए। अब आप कहोगे सर ये मूलों की प्रकृति आखिर चीज क्या है, आखिर ये किस बला का नाम है? तो वो बला का नाम क्या है मैं समझाता हूं, ठीक है। चलो देखो, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। अब देखिए क्या होती है मूलों की प्रकृति बच्चा पार्टी। पहले तो आपको पता है मूल क्या होता है? मूल होता है हल, हल यानी अक्स का मान। यानी कई बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि मूल क्या होता है। मूल का मतलब हल, और हल का मतलब अक्स के दो मान। क्योंकि हमारे द्विघात समीकरण में कितने हल होंगे? द्विघात में 2 हल होंगे, ठीक है ना। तो ये देखो अक्स के 2 मान। तो देखो बच्चों, मूलों की प्रकृति कैसे बताते हैं मैं बताता हूं। मैंने ऐसे ही कोई द्विघात समीकरण लिख दिया बेटा। क्या लिख दिया? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण कैसा होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये पता है द्विघात समीकरण का क्या है? मानक रूप है। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। द्विघात समीकरण का क्या है? मानक रूप। तो अब देखो लिख दिया। अब आप बस इसको आप गुणनखंड विधि से हल करते हो तो प्रॉपर हल करते हो एकदम से, स्टार्टिंग से ABC, फिर गुणनखंड बनाना, फिर जोड़े लेना, फिर कॉमन लेना, और लास्ट में 2 केस बना के लास्ट में आंसर आता था। लास्ट की क्लास में सीखा था, ठीक है। वो उतना नहीं करना आप, बस अब देखो देखने से ही थोड़ा सा एक फॉर्मूला लगेगा, और उस फॉर्मूले को देखते ही आप बता दोगे कि इसके हल निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। किसी का तो ऐसे होगा कि ये द्विघात सोल्व नहीं होगी, यानी इसका कोई हल ही नहीं है। और कभी तो ऐसा आएगा हल निकलेंगे और हल दोनों बराबर बराबर निकलेंगे। कभी ऐसा होगा कि हल तो निकल रहे हैं, वास्तविक है, लेकिन भिन्न भिन्न है। तो वो कैसे है वो हम सीखेंगे, ठीक है। सिखा दूं क्या? अब देखो, उसके लिए मूलों की अगर आपको प्रकृति जांच करनी है, क्या मूलों की प्रकृति, देखो मैं यहां पे लिखा देता हूं। मूलों की प्रकृति जांच करने के लिए क्या प्रयोग में लिया जाता है? देखो मैं आपको हर एक बात बताऊंगा क्या प्रयोग में लिया जाता है। तो बताओ क्या प्रयोग में लिया जाता है? तो उसका नाम है, दूसरी हेडिंग बोलो, पढ़ो यहां पे, विविक्त कर। विविक्त कर बोलो वापस, विविक्त कर। और इसको इंग्लिश में इसका सिंबल है डी, यानी प्रतीक चिन्ह क्या है? कैपिटल डी, देखो। और उसका नाम है विविक्त, और आगे लिखेंगे कर। तो विविक्तर इसको स्मॉल जो कैपिटल डी से इसको दर्शाया जाता है, ठीक है ना। और उसका फॉर्मूला होता है बच्चा लोग b² माइनस 4ac। बताओ उसका फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस
4ac। इसको नोट कर लो, इस फॉर्मूले को बहुत बढ़िया से। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। वापस बोलो मेरे साथ, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी एससी के अंदर बैठे हैं, एससी के अंदर बैठे हैं, 4ac बैठे हैं और माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। एससी हमेशा साथ में आएगा, तो एससी साथ में आ गया तो क्या बचा, बी बचा, तो बी के ऊपर क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा। ऐसे याद कर लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac किसका वैल्यू है, डी का। अब इससे क्या होगा, कैसे होगा, वो हम आगे इसको बढ़ते हैं। पहले आप इतना नोट करो, पहले मैं जितना कहता हूं आप उतना लिखो, देखना फिर जैसे ही सवाल करेंगे ना अपन, एक एक चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है ना, आ जाएगी। चलो लिखो इसको। हाँ बच्चों, मूलों की प्रकृति 3 तरह की होती है। कितनी होती है, 3 तरह की। बोलो, मूलों की प्रकृति 3 तरह की होती है। वो कौन कौन सी होती है, एक बार मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखना, ठीक है। देखो बच्चों, ये जो डी है ना, डी, ये इस द्विघात सूत्र में आएगा। किस में आएगा, द्विघात सूत्र में। वो कैसे आएगा मैं आपको थोड़ी सी देर में बताने वाला हूं। तो इसकी 3 प्रकृति होती है। इसके कितने केस बनेंगे, 3 बनेंगे। एक तो केस फर्स्ट, फिर लिखेंगे केस सेकेंड, और फिर लिखेंगे केस थर्ड, ठीक है। अब देखो केस थर्ड लिखेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। केस फर्स्ट में देखो बच्चा, ये जो डी है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें बी ए सी कौन है, अक्ष स्क्वायर का गुणांक तो a है, अक्ष का गुणांक b है, और अचर पद कौन है, c है। ये ऐसे के ऐसे मान उठा के रख देंगे तो बताओ इस d का मान आएगा कि नहीं आएगा, कुछ भी आएगा, आएगा। वो d का मान जो कुछ भी आएगा वो या तो 0 से बड़ा हो सकता है, क्या हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है। 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 4 5 1000 20 100 24 36 48 प्लस के आएंगे, जितने भी मान आएंगे वो सारे प्लस के आएंगे। या दूसरा केस ये है कि डी का मान 0 के बराबर आए, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल क्या आ जाए, 0। या फिर डी का मान 0 से छोटा है। बताओ कितने केस बन सकते हैं, 3। यानी डी का मान है ना, देखो ऐसे समझो, या तो डी का मान आएगा 0, है ना, या फिर डी का मान आएगा 0 से बड़ा, पॉजिटिव, तो यहाँ पे डी है पॉजिटिव। या फिर इससे 0 से छोटा आएगा तो क्या आएगा, नेगेटिव, यानी डी 0 से क्या है, छोटा। डी 0 से बड़ा, 0 से छोटा, और डी का मान एक पॉइंट पे क्या आ सकता है, 0। तो ये 3 केस बन गए। अब ये केस क्या है, कैसे है, एक बार आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैं 3 सवाल कराऊंगा आप खुद कहोगे सर मजा आ गया, ठीक है ना। एक बार आप इसको देखते रहो। अब देखो, ठीक है, तो यहां पे d ग्रेटर देन 0 है ना, उस केस में क्या होता है, जो मूल होते हैं ना, मूल, उन मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व। और मूल कितने होंगे, 2 होंगे, इसलिए मैंने मूलों लिखा है। मूलों का अस्तित्व है, मूल वास्तविक है, क्या है, वास्तविक। वास्तविक का मतलब क्या होता है, कहते हैं ना, तू तो यार वास्तविक बात कर दी, तू तो यार तना आज मान गया, तू तो वास्तव में यार ठीक है, तू तो मान गया, कह ना। यानी कोई चीज अगर एग्जिस्ट करेगी, हल होगा, हल निकलेगा, उसको क्या बोलते हैं, रियल बोलते हैं। और जिसका कोई हल ही नहीं होगा तो वो क्या बोलेंगे, तू तो कल्पना में जी, है ना, तो कपोल कल्पना कर। ये कह ना कि भाई हवाई पुलाव बनावे, वह बात है ना, कोई डींगा कहने, तो वो आशी डी लेस देन 0 में, ये कल्पना वाला चीज है। और डी बराबर 0 में क्या होता है, देखो मूल वास्तविक होंगे तथा मूल 2 भिन्न भिन्न होंगे, क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। भिन्न भिन्न का मतलब जानते हो क्या होता है, भिन्न भिन्न का मतलब जो आपके आंसर आएंगे ना, मान लो एक आंसर 4 आ गया तो दूसरा 4 नहीं आ सकता, 5 आएगा। एक आंसर 1/2 आ गया तो दूसरा -1/2 आ सकता है, लेकिन 1/2 नहीं आ सकता। एक आंसर 10 आ गया तो दूसरा आंसर 11 आएगा, इस तरह से, ठीक है ना। यानी x के मान भिन्न भिन्न होंगे। तो ये बस ये 3 बातें आपको हर एक में लिखनी पड़ेगी। कितनी बातें, 3। अब देखो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें भी मूलों का अस्तित्व है। इसको देखो हम प्रूव भी करेंगे, आप टेंशन मत लो, एक बार उतारो आप। मूलों का अस्तित्व है, 0 होने से वास्तविक मूल है, क्या है, वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, तथा जो दोनों मूल होंगे
दोनों मूल बराबर बराबर प्राप्त होंगे। दोनों मूल क्या होंगे? बराबर बराबर प्राप्त होंगे। ठीक है ना। अब बराबर बराबर का मतलब क्या है पता आपको? हाँ, एक ने बोला है कि सर जैसे कि एक का आंसर 4 आ गया तो दूसरा का भी 4 आ गया। वेरी नाइस मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लोग। देखो बच्चा पार्टी, आप सभी को पता है बराबर बराबर का मतलब एक का आंसर x का मान 6 आ गया तो उस केस में x का दूसरा मान भी क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है ना। यहाँ पे हमें दो बराबर बराबर डब्बी मिलेगी। देखो आगे करेंगे इसको, d लेस देन 0, बस ये ध्यान रखना। अगर d का मान 0 से क्या आ जाए? छोटा आ जाए, तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम। 0 से कम का मतलब -3 -2, तो वहां पर मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। मूलों का अस्तित्व बिल्कुल भी नहीं होगा। मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है। जब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो फिर क्या लिख देंगे? काल्पनिक मूल होंगे। क्या लिखेंगे? काल्पनिक मूल होंगे। काल्पनिक मूल होंगे। ठीक है ना। या फिर कोई हल नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कोई हल नहीं है। ठीक है ना। कोई वास्तविक हल नहीं है। क्या लिखेंगे? कोई वास्तविक हल नहीं है। कोई रियल में कोई हल नहीं होगा। तो एक बार आप इसको नोट करो। अब आपका प्रश्न सीधा सा है, सर पहले तो ये d लेस देन 0, d बराबर 0, d ग्रेटर देन 0, ये सवाल में कैसे यूज होगा? पहला प्रश्न तो आपका ये। दूसरा कि सर आखिर ऐसा हुआ क्यों? मुझे आपको पता है आपके दो क्वेश्चन उठ रहे हैं कि ये हुआ, ऐसा हुआ तो ये क्यों हुआ, 0 होने पर ऐसा क्यों आ रहा है, ग्रेटर देन 0 पर ऐसा क्यों आ रहा है। इन सब सवालों का जवाब मैं देने वाला हूं इस तीसरी हेडिंग से। पहली हेडिंग कंप्लीट हो गई। दूसरी हेडिंग विविक्तर, मैंने आपको समझाया कि विविक्तर चीज क्या है। विविक्तर बेटा एक मशीन है। जैसे कि सर की जांच होने तक, सर की जांच करवानी है तो एमआरआई करवाते हैं तो उसके लिए एक स्पेशल मशीन होता है। एक्सरे कराते हैं तो एक्सरे के लिए एक स्पेशल मशीन होता है। अगर आपका ब्लड का टेस्ट करना तो उसकी एक स्पेशल मशीन है। वैसे द्विघात समीकरण में अगर आपको मूलों की प्रकृति की ज्ञात करनी है तो उसके लिए मशीन का नाम क्या है? विविक्तर। मैंने लिखवाया ना यहाँ पे, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम विविक्तर का यूज करते हैं। अब आपकी तीसरी हेडिंग है ना, आपके सारे सवालों के क्या दे देगी? जवाब दे देगी। ठीक है, ये जवाब देगी आपके सारे, यानी कॉन्सेप्ट अब आएगा। ठीक है, आप इसको नोट करो एकदम अच्छे से, आपके लिए नोट करो। आप इसको अच्छे, वीडियो को पॉज करो फिर नोट करो आप। ठीक है, इसमें आपका नेट का बचत हो जाएगा। हाँ बच्चा पार्टी सुनो भाई, अब हम कुछ सवाल करते हैं और जितने भी सवाल थे ना आपके ये क्यों वाले, ये इस द्विघाती सूत्र से मिलेंगे। ठीक है ना। पर उससे पहले मैं आपको 3 छोटे छोटे सवाल कराने वाला हूं कि आखिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कैसे करते हैं। ठीक है ना। देखो अभी इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आएगा। मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं। जैसे पहला मैंने एग्जाम्पल लिखा x² + 4x + 3 = 0। क्या हम लिख सकते हैं? बोले सर लिख सकते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हो, हमें तो सीखने से मतलब है, आप सिखाओ हम सीखेंगे। वेरी गुड, मेरे को बहुत अच्छा लगा। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? 1, क्योंकि जिसके पीछे कुछ भी नहीं है गुणा में, उसके आगे हम उसके पीछे क्या लिख सकते हैं? 1 वा तो लिख सकते हैं ना बच्चे, लिख सकते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ बेटा, x² का गुणांक कौन है यहाँ पे? यानी a का वैल्यू कौन है? सर कहोगे आप 1 है। x का गुणांक कौन है बताओ? x का गुणांक यानी b कौन है? आप कहोगे सर 4 है। b का मान 4 है। आप कहोगे सर अचर पद कौन है? तो अचर पद है c का वैल्यू 3। बताओ, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 4, c का वैल्यू 3, a b c। बोलो दिख रहा है क्या? वो दिख रहा है। चलो अब मुझे एक बात बताओ, इसको देखते आपको क्या निकालनी है? मूलों की प्रकृति। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। शाबाश। उसके लिए अपन d का वैल्यू क्या रखेंगे? बोलो, इसको देख के मत बोलो, डायरेक्ट बोलो। ac में कौन बैठा है? b², तो b² - 4ac। ac चला के कौन बैठा है? b²। अरे b² किस में बैठा है? ac में भी, वो भी कितने नंबर पे? -4 पे। ac जितना कम होगा ना उतना ठंड ज्यादा देता है, जो माइनस में ज्यादा लाना है। तो b² - 4ac। अब देखो यहाँ d, b कहाँ पे है? उठा ले रे बाबा, इस b को उठा ले। b का वैल्यू कितना रे? 4 है।
लेके आओ भैया, लेके आओ। बी का वैल्यू 4 स्वाहा -4। ए का वैल्यू कितना है भाई, 1 डाला स्वाहा। फिर सी का वैल्यू लेके आए, सी का वैल्यू 3 समर्पित करते हुए स्वाहा विष्णु जी महाराज को, महादेव जी। देखो सावन का महीना चल रहा है, महादेव को अर्पित है ये सब कुछ, ठीक है ना। हाँ जी, तो देखो b का वैल्यू 4 हो गया, -4 का 4, a का 1 और c का 3। तो बताओ b² -4ac हो गया क्या? आप कहोगे सर हो गया। प्यारे बच्चों 4 का वर्ग 16, 4 3 12, 16 में से 12 गए 4। तो देखो d का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया बच्चे। और 4 0 से बड़ा होता है छोटा होता है, आप जल्दी से बताओ। 4 0 से बड़ा होता है, क्या होता है, बड़ा। तो आप इसमें क्या लिखोगे, चूंकि d 0 से क्या है, बड़ा है, यहाँ d 0 से बड़ा है, इसलिए देखो 4 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो d भी 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो बड़ा होने वाला पहला केस लिखा था ना आपने, पहला केस। पहला केस में क्या आया था, वो पहले केस में आया था कि मूल हो ना, मूल वास्तविक होंगे, मूलों का अस्तित्व है। और कितने मूल होंगे, 2 भिन्न भिन्न मूल होंगे। कितने मूल होंगे, भिन्न भिन्न। वो यहाँ पे लिखना है, बस वही मूलों की क्या होती है, प्रकृति होती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो अब वैसे ही अपने किसी काम के नहीं है, अब इनको मिटा देते हैं। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा, मूलों की प्रकृति क्या हो गया, मूल वास्तविक है, मूल भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। अच्छा, मैंने आपसे सिर्फ और सिर्फ प्रकृति पूछी है बच्चा पार्टी, क्या पूछी है, प्रकृति। लेकिन वो मूल क्या होंगे ये नहीं पूछा ना आपसे। आप कहोगे सर हाँ मूल तो नहीं पूछा। तो बच्चा अब मैंने आपको अक्ष का मान नहीं पूछा, बस मैंने आपसे पूछा कि देखो जैसे होता ना कि जैसे मान लो कि स्कूल में एक नया टीचर आया है, एक नया मास्टर आ गया पढ़ाने। अब देखो मैं पहले दिन गया नहीं है ना, मेरे सारे दोस्त चले गए मास्टर उनको पढ़ा के चला गया। फिर मैं जाऊंगा स्कूल में तो नहीं बेरो होगी, अपने स्कूल में एक नया मास्टर आए, तो मैं इनको कहूँगा है किसों को पढ़ावा रहे, वो दिखना हम किसों गए, टाबरन मारे तो कौन है, सवाल कितना पूछे, पढ़ावे किसों गए। आप 100 बात पूछा न, तो वह 100 बात जो पूछा न भी नहीं बोला प्रकृति, क्या बोला है, प्रकृति, ठीक है ना। बहुत सारी चीज हो अपने घर आपा पूछा, आज कौन आयो घर, के काम आयो, के चीज है, कोई खाने की चीज दे के गई होगी, टाबर टिकर तो आई पूछा ना, माँ आज कौन आयो, आज संभाल आएगी, संभाल में क्या है, 2 लाडू आए, कतली आएगी माँ, तो वह कतली बहुत याद है। तो वो चीज जो अपना सवाल है न वह प्रकृति हो है। अभी तक आप प्रकृति जानिए कि ओ देखो और जो दे रखा है ना अपन है द्विघात समीकरण, इस द्विघात समीकरण में अक्ष के कुछ ना कुछ क्या होंगे, मान होंगे कि नहीं, कुछ ना कुछ मान होंगे, ठीक है ना, कुछ ना कुछ हल होंगे। अब ये कुछ ना कुछ हल दिखने में कैसे होंगे, वास्तविक या काल्पनिक, वो होंगे तो वो एक जैसे होंगे कि अलग अलग होंगे, इसी को बोलते हैं बेटा प्रकृति। अब मुझे लगता है ये आपको प्रकृति एकदम से सही से पता चल गई। बस इतना पता लगाने के लिए आपको 20, अच्छा मैं दिखाता नहीं हूं, बताओ मूलों की प्रकृति जानने के लिए कौन सा नाम आता है, आप कहोगे सर विवी ऐसे कुछ करोगे ना, विवितर, उसको बोलते हैं विविक्त कर। एक बार लिखने की कोशिश करो, विविक्त कर। अच्छा विविक्तर को इंग्लिश में किस वर्ड से यूज करेंगे, आप कहोगे सर डी, शाबाश। डी का फॉर्मूला b² - 4ac, ऐसे में कौन बैठा है, b² - 4ac। कई बच्चे माइनस की जगह प्लस करके आ जाते हैं, क्योंकि मुझे तो पता है, मैं टेस्ट लेता हूँ घर पे, स्कूल पे भी लेता हूँ, तो वहां पे माइनस की जगह क्या लिख देते हैं, प्लस, और b के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाते। ऐसी गलती आप बिल्कुल भी नहीं करोगे, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे, मेरे पढ़े हुए बच्चे कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो b² - 4ac मान रख दिया, लास्ट में पता चलेगा ये प्लस का आ गया तो ग्रेटर देन 0, 0 से छोटा। मान लो ये सवाल नेगेटिव आ जाता, क्या आ जाता, 0, तो आप क्या लिखते, 0 से छोटा, बात समझ में आ रही है ना, ऐसे लिख देते। मान लो कि ये 16 में से 16 घटाते तो मान लो कितना आ गया, 0, तो डी का मान क्या हो जाते, 0। तो इसमें पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, बताओ ऐसे निकाल दोगे क्या, निकाल दोगे। अब मैं आपका वो सवाल का जवाब देता हूं कि सर डी ग्रेटर देन होने पर ऐसा क्यों होता है, बराबर होने पर ऐसा क्यों होता है, लेस देन होने पर ऐसा क्यों होता है, कराऊं, चलो करते हैं। आप इसको नोट करो अच्छे से,
ठीक है ना, इसी को क्या बोलते हैं, मूलों की प्रकृति यानी नेचर। ये मैंने आपको एक रफली समझाया है, ओरिजिनल मतलब फेयर तरीके से कैसे करेंगे वो मैंने अभी किया नहीं, वो बाद में करेंगे, ठीक है ना। आप इसको नोट करो अच्छे से। बच्चा पार्टी आपके सामने, एक बार इसको मत देखना आप, ये डी की लीला देख लिया ना, मना किया तो भी देख लिया, अब देख लिया तो चलो देख लो फिर। देखो डी की लीला, अब डी की लीला क्या है वो सुनो। अगर डी 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक भिन्न भिन्न होंगे। इमोजी स्माइल की आ रही है, क्योंकि भिन्न भिन्न मतलब हमें हल मिलेगा, लड्डू मिलेंगे, वो भी कितने, 2 लड्डू। कितने मिलेंगे, 2 लड्डू मिलेंगे, ठीक है। फिर देखो d बराबर 0 तो मूल वास्तविक बराबर बराबर, लड्डू तो मिलेगा लेकिन एक ही मिलेगा, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, यानी मूल तो मिलेगा वो बराबर बराबर होगा, एक लड्डू मिलेगा। तब हल्की स्माइल, d लेस देन 0 तो मूल काल्पनिक होगा, कल्पनाओं में होगा, दिमाग में होगा, बाहर नहीं आएगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल ही नहीं होगा। क्या करे, नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो ये आपने देख लिया, तो मैंने बताया ये काम आएगा अभी, ठीक है ना, काम आएगा। हाँ, अगर हमें द्विघात समीकरण को हल करना है तो हम किस सूत्र को काम में लेंगे, उसका सूत्र है द्विघाती सूत्र। बच्चा पार्टी हमने पहला विधि पढ़ा था गुणनखंड विधि, अब थोड़ा सीरियस हो जाओ। पहले हमने गुणनखंड विधि पढ़ी थी, आज हम पढ़ेंगे श्रीधर आचार्य विधि, जिसको एक नया नाम, छोटा नाम द्विघाती सूत्र विधि भी कहते हैं। क्या, द्विघाती सूत्र। बच्चा पार्टी उसमें एक सूत्र होता है, वो सूत्र आपको याद करना है और सवाल करना है, ठीक है ना। देखो सूत्र क्या है, देखो द्विघात समीकरण कुछ कुछ ऐसे होती है, ax स्क्वायर bx प्लस सी बराबर 0, जहाँ पे आप a b c की क्या कर सकते हो, पहचान कर सकते हो। सबसे पहले यही पहचान कर लिए, किसका मान निकालना है, x का, तो x का मान होगा माइनस b। ध्यान से सुनना बच्चा पार्टी, बहुत जरूरी है, लिखते चलो, माइनस का b प्लस माइनस। अब प्लस माइनस क्यों लगाया बच्चे, कितने केस बनते हैं, 2 केस बनते हैं। पहला केस किसका बनेगा, प्लस का, दूसरा माइनस का, तो प्लस माइनस। एक लगाओ, झोंपड़ी बना दो, खेत में जैसे झोंपड़ी बन देखिए ना सभी ने, किसी ने नहीं देखी तो यहाँ देख लो, ये रही झोंपड़ी। इस झोंपड़ी यानी वर्गमूल, और वर्गमूल में बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप कहोगे सर पहले तो आपने एसी चला रखी थी, बी स्क्वायर उसमें बैठा था, अब आप झोंपड़ी बना रहे हो। अरे झोंपड़ी ठीक है, एसी हवा में चल रही थी पहले, अब इसको झोंपड़ी में बंद किया है तभी तो ठंडा रहेगा, ठीक है। बट्टा क्या लगाना है, बट्टा। फिर देखो यहाँ पे b, यहाँ पे b, यहाँ पर ac। अब एक चीज और है जो रह गया, वो है 2a। क्या है, 2a। बच्चा पार्टी ये जो फॉर्मूला है ना, ये आपका फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है द्विघाती सूत्र। बिना कोई गुणनखंड किए, बिना कोई दिमाग लगाए, बस ये सूत्र लिखना है, और सूत्र लिख के b की जगह b का मान, b की जगह b का मान, 4 की जगह 4, a की जगह a, c की जगह c, a की जगह a, मान रखो, उत्तर पाओ। डायरेक्ट किसका मान मिलेगा, अक्ष का मान मिलेगा, डायरेक्ट मूलों का मान मिलेगा, ठीक है। यानी मैंने इसमें आपको क्या सिखाया है, द्विघाती सूत्र। अभी तक आपने सवाल के जवाब नहीं मिले कि सर ये ऐसा हुआ तो ये क्यों हुआ, ऐसा हुआ तो ये क्यों हुआ, ये जवाब अभी तक मिले नहीं है, अभी ढूंढेंगे। देखो बच्चा थोड़ा सा टाइम लगता है, धीरे धीरे वो सारे सवालों के जवाब हम ढूंढ के रहेंगे, ठीक है ना। अब देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसका डायरेक्ट हल ही है। अब यहाँ पे आपको गुणनखंड विधि यूज करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे पता है 100 में से 80 बच्चे इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे क्योंकि ये इजी है ना। अब गुणनखंड में कौन दिमाग लगाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला रखा, a b c रखे, आंसर आ गए। हाँ मुझे पता है, ठीक है ना। पहले तो आप इसको नोट करो, ये वाला रहने देना, ये अभी काम आएगा, ये वाला मैंने एक्स्ट्रा लिखवाया है, ठीक है ना। ये अपना कोना होता है, और कोना हमसे हर बार कुछ ना कुछ कहता है, क्या कहता है वो देखो, ठीक है ना। तो आप इसको उतारो, इसको याद करो, ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, लिख लो इसको आराम से, पॉज करो वीडियो को, फिर लिखो, मैं मिटाता हूं फिर। हाँ बच्चा पार्टी सुनो भाई, देखो अभी हमने क्या, कौन सा सूत्र लिखा था, द्विघाती सूत्र लिखा था। क्या था वो, माइनस बी प्लस माइनस झोंपड़ी बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बट्टा में लग गया था 2a। अब देखो बच्चा,
यहां पर आपको दिख रहा होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप कहोगे सर ये तो कुछ देखा देखा सा लगता है, हाँ इसको मैंने कभी देखेला लगता है। तो ये भी कहा हाँ मैंने भी आपको कभी सूंघेला लगता है, वो हेरा फेरी वाला डायलॉग है ना, देखेला लगता है। ये कहाँ पे देखा था? आप कहोगे सर ये तो डी है अपना, ये तो अपना डी है, डी माने विविक्त कर। अच्छा तो ये अपना डी है, और डी कहाँ पे आ गया? झोपड़ी के अंदर, वो भी ऐसी चला के बैठा है डी। अच्छा अच्छा, झोपड़े में ऐसी चला रखी है, वैसे काम की नहीं है, खेत में झोपड़े में ऐसी काम नहीं होता, प्राकृतिक हवाएं बहुत होती है। प्राकृतिक हवा से नाम आया, याद आया, अरे ये तो प्रकृति बताता है। क्या बताता है? प्रकृति बताता है। अच्छा जी, तो इसको बाहर निकाल के लाओ, लाओ पकड़ के लाओ, 2-3 बच्चे जाओ उसको पकड़ के लाओ, चलो लेके आओ बाहर। सर ये लो, ले आए। अब इससे पूछो क्या हाल किया जाए, छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए, बता तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। अब आप कहोगे सर सलूक तो जाने दो, हमें तो ये बताओ कि हमारे सवाल के जवाब दो आप, कि डी 0 से बड़ा होने पर ये क्यों आया, बराबर 0 होने पर ये क्यों आया, लेस देन 0 पर ये क्यों आया। बताते हैं, रुको जरा, थोड़ा सा धैर्य रखो। देखो पहले तो मैं आपको ये बताता हूं, अगर ये मान 0 हो जाए, क्या हो जाए? 0। पहले मैं ये वाला केस बताता हूं, ठीक है ना। मान लो ये 0 हो जाए तो इसके अंदर डी भी क्या हो जाएगा? 0, यानी वर्गमूल में क्या आ गया? 0। अब अगर वर्गमूल में 0 आ जाता है, वर्गमूल में 0, अब 0 आ जाएगा तो उसका आंसर भी कितना हो जाएगा? 0। इसका मान कितना आ गया? 0। यानी यदि, देखो एक एक करके पढ़ते हैं अपन, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डी क्या आ जाए? 0। क्या आ जाए? 0। तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी? 0। तो यहां से x का मान क्या आएगा? माइनस बी प्लस माइनस इस पूरे का वैल्यू 0 बटा में 2a, x बराबर, अब देखो बच्चा, तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस बी प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 बटा में 2a। अब बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? इसका वैल्यू मैंने 0 रख दिया, 0 का वर्गमूल 0 होता ही है, और इसमें कितने केस बनेंगे? आप कहोगे सर 2 केस बनेंगे। बना दो, जल्दी से केस बनाओ। इस एक बार तो x का मान क्या आएगा? माइनस का b प्लस 0 बटा 2a, एक बार आएगा माइनस b माइनस 0 बटा 2a, है ना, माइनस बी प्लस 0 माइनस बी माइनस 0। अब आप कहोगे सर आप क्या बात करते हो, 0 को चाहे जोड़ दो चाहे घटा दो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, गुणा और भाग से फर्क पड़ता है, 0 का भाग तो कभी लगता भी नहीं है। हाँ, तो जोड़ने पर वही आ जाएगा माइनस का b बटा 2a। यहाँ पे भी x का मान कितना है? माइनस का b बटा 2। हे माँ, माता जी ये क्या हो गया। हाँ, देखते हैं ना सीरियल लोग, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, कितने लोग देखते हो? देखते हो, उसमें ऐसा कुछ बोला जाता है, ये क्या हो गया। ये हमने ध्यान से देखा तो x का मान कितना आ गया? माइनस का b बटा 2a। देखो माइनस का b बटा 2a, एकदम सेम टू सेम आयोगे रे टावरो। बोलो जोड़ लाएंगे रे, ए जुड़वा को नहीं आएगी भाई। माइनस बी बटा 2a माइनस बी बटा 2 में कोई फर्क थोड़ी होवे, कोई फर्क को नहीं ने। तो आ जाओ अड़े पढ़ो, मूल वास्तविक है, दिखे न थाने, कोई चीज अगर थाने दिखे और फाइनल है तो वह वास्तविक हो, तो वो वास्तविक। हाँ तो बच्चों अब इसको मिटा देते हैं एक बार, ठीक है ना। नोट करो भाई। बच्चा पार्टी, एक सवाल का जवाब आपको मिल गया ना? मिल गया। यदि d 0 होंगे तो मूल वास्तविक और बराबर बराबर होंगे। अभी निकाला था माइनस का b बटा 2a, माइनस का b बटा 2, याद नहीं करना, ठीक है ना। बस मतलब ये माइनस b बटा 2 ये याद मत करना, मैं डायरेक्ट करा दूंगा आपको, ठीक है ना। अब देखो इसकी जगह मैं d लिख सकता हूँ ना? बोले सर आप लिख सकते हो माइनस b प्लस माइनस झोंपड़ी में d बटा 2a। देखो अब देखो बेटा, इस d का मान मान लो 0 से बड़ा आ गया, d का मान 0 से बड़ा हो गया, तो बड़ा होते ही जैसे मान लो कि आपका 100 आ गया। क्या आ गया? 100 आने से वर्गमूल में 100 का मान कितना आएगा? 10। देखो बच्चा 10 आएगा, मान लो कितना आया? d का मान लो कितना है? 0 से बड़ा मान लो 100 मान लो कितना? 100। तो माइनस b
प्लस माइनस यहाँ पे कितना लिखेंगे 100 बटा में 2a माइनस b प्लस 100 का वर्गमूल कितना आता है 10 बटा में 2a। बताओ बेटा कितने केस बनेंगे, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, तो कितने आंसर आएंगे इससे, पहला आंसर और दूसरा आंसर। देखो बच्चा अपने यहाँ पे थोड़ा सा कंटेंट में क्वालिटी है, क्या है कि हम गहराई से पढ़ते हैं और डेप्थ में आप जब कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसको थोड़ा सा आपको धैर्य से समझना भी पड़ेगा, है ना, थोड़ा होशियार बनो, ठीक है, घबराओ मत। कई बार कुछ बच्चे होते हैं सर मेन पढ़ा दो आप, ये मत पढ़ाओ, ऐसे क्यों होता है। देखो बेटा ये रटने वाली चीज़ होती है, आज आपने पढ़ा, अगर रटा होगा ना, जैसे ही 3 दिन बाद में टेस्ट होगा सर कहेंगे 3 दिन बाद में आपका क्लास टेस्ट है, आप फिर से रटना शुरू कर दोगे। मान लो 10 दिन बाद में आपका फर्स्ट टेस्ट आ गया, फिर से वही चीज़ वापस रटोगे, फिर हाफ ईयरली एग्जाम हो गए फिर से वही चीज़ रटोगे। रटी हुई चीज़ बार बार रटनी पड़ेगी। अगर एक बार समझ लिया, दिमाग में फीड हो गई, तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ उस कंसेप्ट को रिवाइज करना है और 1-2 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है और फिर देखना आपका कॉन्फिडेंस झलकेगा आपके चेहरे से, ठीक है ना। तो इन सब कॉन्सेप्ट को थोड़ा गहराई से पढ़ो और फिर इनको समझो, ठीक है ना। देखो भाई आगे देखो, हाँ तो कितने केस बनेंगे, फर्स्ट वाला सेकंड वाला। तो मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि आपको रटना नहीं है, समझना है, ताकि आपको बार बार एक चीज़ को वापस नहीं पढ़ना पड़े। अब ऐसा होता है हाफ ईयरली फिर वापस रटो, उसमें दिमाग पे कितना जोर पड़ता है, मालूम है कितना टेंशन है दिमाग में, ठीक है ना। तो ये आपके 2 केस बनेंगे, तो कितने आंसर आएंगे, 2 केस आएंगे। तो 2 अलग अलग को क्या बोलते हैं हिंदी में, भिन्न भिन्न, डिफरेंट, अलग अलग। ये देखो अब बताओ इसका जवाब मिला कि नहीं मिला, अरे मिला कि नहीं मिला, बिल्कुल मिला सर, मिल गया, ठीक है। अब आपका तीसरा जवाब और देता हूं बेटा, ये जो आप पढ़ रहे हैं उनको बोलते हैं कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। प्रश्नावली से पहले हम क्या सीखा है, क्या हमें करना है, किस विधि से करना है, वो सब चीजें मैं आपको पहले की वीडियो में सिखाता हूं। उसके बाद आगे वाले वीडियो में हम प्रश्नावली के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। तो तैयार रहो। अब देखो थोड़ी देर बाद में आपको प्रश्नावली के क्वेश्चन भी करवाएंगे। चलो अब मुझे बताओ इसका वैल्यू कितना है, सर आप बोलोगे d माइनस बी प्लस माइनस झोंपड़ी में d बट्टा में 2a किसके बराबर चलता है, x के। अब बच्चा d का मान 0 से छोटा हो गया, मान लो d का मान 0 से क्या हो गया, छोटा हो गया। छोटा होने का मतलब माइनस में, मान लो d का मान माइनस में 4 हो गया, भाई मान सकते हैं ना, चलो मानो। तो माइनस बी प्लस माइनस डी का मान माइनस में 4, अरे ये क्या देख रहे हैं हम, डी का मान -4 और वो भी वर्गमूल में -4। और याद है मैंने आते ही आपको ये बात सिखाई थी। अब आपको समझ में आ रहा है कि सर हमें पहले ही वो क्यों सिखा रहे थे। मेरा हर एक सवाल को बताने का, पढ़ाने का एक रीजन होता है। कुछ भी मैं अपने मुंह से कुछ भी बोलूंगा, ये समझ लेना वो कहीं ना कहीं अप्लाई होगा। और एक बात और बता दूं, 100% जब पेपर बनेगा ना, पेपर आपका इससे एक प्रश्न गारंटी दे रहा हूं मैं, एक प्रश्न 100% इस प्रश्नावली से छपने वाला है परीक्षा में, ये लिख के दे रहा हूं इस लीला से। ये जो डी की लीला है ना 100% है, 100%। आज ही स्टाम्प से मोहर लगा लेना चाहिए। कितना प्रश्न, एक प्रश्न पक्का आएगा, ठीक है ना। तो देखो जैसे ही डी का मान माइनस में हो, आप कहोगे सर, आप ही बताओगे मुझे, सर 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 माइनस में जानता ही नहीं है, वर्गमूल में माइनस पसंद ही नहीं है, गणित में आना ही नहीं चाहिए, वास्तविकता में तो माइनस में, वर्गमूल माइनस में कुछ होता ही नहीं है। आप क्या कहोगे, सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं ये हो नहीं सकता, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। क्या है, इम्पॉसिबल। वास्तविक में, इन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, कल्पनाओं में हो सकता है, इसीलिए ये मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। वास्तविक में तो ऐसा कुछ नहीं होगा, कल्पना में हो सकता है। अब जो चीज वास्तविक में नहीं है, अतः कोई हल नहीं होगा, तो सेड इमोजी हो गए बेचारे का, कोई हल ही नहीं है, ठीक है ना। तो माइनस में होगा नहीं होगा, तो इससे क्या नहीं बनेंगे, केस नहीं बनेंगे। अब जब केस ही नहीं बनेंगे तो उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। अब बच्चों मुझे बताओ, आपको तीनों सवालों के जवाब मिले या नहीं मिले, मिले ना। तो बताओ, हमने पहले वो प्रकृति कैसे ज्ञात करने है वो सीख लिया, फिर
वही क्यों हुआ? डी का मान 0 से बड़ा करने पर ही हमें वास्तविक और भिन्न भिन्न क्यों मिले, उसका जवाब मैंने दे दिया। मूल वास्तविक बराबर बराबर कैसे होगा, उसका मान सबसे पहले दिया था। डी का मान 0 से छोटा होगा तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि माइनस में जाने से वर्गमूल मान नहीं देगा तो वो काल्पनिक हो जाएगा, कोई हल नहीं निकलेगा। तो ये बच्चों हमारा था कॉन्सेप्चुअल क्लास, ठीक है ना। आगे की जस्ट क्लास में हम इस 4.3 के जितने भी प्रश्न हैं 1 2 3 एकदम से सीनियरिटी वाइज हम इसको करेंगे, 1 से लेके आपके जितने भी 6 7 8 जितने भी प्रश्न हम सारे करेंगे, ठीक है ना। नो फिकर, आप मस्त रहो, मुस्कुराते रहो और बिल्कुल एकदम से कॉन्सेप्चुअल तरीके से सीखते रहो, खुश रहो बच्चों, ठीक है ना। और मुस्कुराते हुए अगर आप सीखते हुए आप अपना होमवर्क प्रॉपरली कर रहे हो ना, बिल्कुल होमवर्क करते रहो। कोई भी डाउट आए कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर करो, कमेंट करोगे तब मुझे पता चलेगा कि हाँ इन बच्चों का क्लियर हो गया है, इन बच्चों का डाउट है। और डाउट हो तो इसमें टेलीग्राम की लिंक भी है। चलो आप 10वीं क्लास के बच्चे हो, टेलीग्राम का आपको पता नहीं है, कोई बात नहीं, कमेंट में लिख दो कि सर चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर सोल्व कराओ, या तो मैं उसको वीडियो में इंक्लूड कर लूँगा, ठीक है ना। और उसमें आपको कमेंट करने वाले का नाम भी हो जाएगा कि हाँ इसने कहा है ये बच्चा डाउट पूछ रहा है, या फिर आप कमेंट में बोल देना सर कि ये सवाल है, ये करवा देंगे, ठीक है ना। तो अब आगे की क्लास लेके आएंगे 4.3 के सभी क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। आप इसको 1 बार नहीं 2 बार 3 बार रिवाइज करो, नहीं समझ में आए वीडियो को वापस चालू करके देखो, ठीक है ना। तो मिलेंगे कल एक नई क्लास के साथ, तब तक जय हिंद, पढ़ते रहो बच्चों, मुस्कुराते रहो।